चलो बच्चों, कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ सिखाऊं पहले तो, और वो चीज़ है कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री वास्तव में एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम किसी भी रिएक्शन में डेल्टा एच और डेल्टा यू कैलकुलेट करते हैं। इट इज ए टेक्निक टू डिटरमाइन डेल्टा यू एंड डेल्टा एच फॉर ए रिएक्शन। ठीक है। और इस प्रोसेस के लिए, इस टेक्निक के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं उस डिवाइस को बोलते हैं कैलोरीमीटर। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, कैलोरीमीटर हमारे पास ऐसे हो सकते हैं जो हमें डायरेक्ट वैल्यू दे दें डेल्टा यू की, या कैलोरीमीटर ऐसा भी हो सकता है जो हमको डायरेक्ट वैल्यू दे दे डेल्टा एच की। मतलब उसके एक्सपेरिमेंट से हमको डेल्टा यू भी पता चल सकता है और उसके एक्सपेरिमेंट से हमें डेल्टा एच भी पता चल सकता है। ठीक है। एक खास टाइप का कैलोरीमीटर जिसको हम बोलते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर वो कैलोरीमीटर ऐसा है जिससे हम किसी भी रिएक्शन का निकालते हैं क्या, डेल्टा यू। और हमें दूसरे टाइप का कैलोरीमीटर जानने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी भी रिएक्शन का डेल्टा यू निकाल ले गए तो हम उस रिएक्शन को देखते हुए कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी लगाकर उसी कैलोरीमीटर से हम क्या चीज बता सकते हैं, डेल्टा एच को भी बता सकते हैं। तो देखो, अगर किसी ने कह दिया बॉम्ब कैलोरीमीटर, तो ये इसके बारे में बात करनी होगी आपको, यानी आप डेल्टा यू पता करोगे, उससे डेल्टा एच पता कर लोगे। मान लो किसी ने कहा कि ये कैलोरीमीटर ऐसा है जिससे हम इंथैल्पी चेंज निकाल रहे हैं, इंथैल्पी चेंज निकाल रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आप वहां पर समझ जाइएगा कि कांस्टेंट प्रेशर पर इंथैल्पी चेंज निकाला जा रहा है। इसका मतलब हमें फिर ये लफड़ा करने की जरूरत नहीं है, वो हमको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे देगा किस चीज के बारे में, डेल्टा एच के बारे में। तो वहां आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। ठीक है। अच्छा, अब यहां हम कैसे पता करते हैं और कैसे इसके कैलकुलेशंस होते हैं, इसको जानने से पहले आप उस कैलोरीमीटर का, जो हम कह रहे हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर, इसका सेटअप देख लीजिए कि कैसा है। ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का होता है। इसके अंदर इस तरह की एडियाबेटिक वॉल होती हैं जिनसे एनर्जी ना बाहर से अंदर आ सकती है ना अंदर से बाहर आ सकती है। ठीक है, ऐसे। इसके अंदर एक कंटेनर होता है। अब यहां जो कहानी चल रही है वो पूरी फिजिक्स की कहानी चलेगी। शायद ये आपने पढ़ा भी हो फिजिक्स के अंदर। ये भरा हुआ है इसके अंदर वाटर। इसी को हम बोलते हैं, ये जो छोटा सा कंटेनर अंदर रखा होता है इसी को हम बोलते हैं बॉम्ब। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, यहां पर हमने एक थर्मामीटर लगा रखा है जिससे हम इस वाटर का टेम्परेचर मेजर करेंगे। ठीक है। ये अंदर वाली जो वॉल है ये स्टील की वॉल है, ये भी गर्म होगी, इसका भी टेम्परेचर मेजर करने का कोई सिस्टम यहां लगा रखे हैं हम। ठीक है। यहां पर बाहर से एयर सप्लाई करने के लिए एक नोजल टाइप की बनी हुई है। स्पार्क करने के लिए यहां एक लाइटर बना हुआ है। अंदर सैंपल रखने के लिए एक स्पेस बना हुआ है, इस टाइप का है। हम क्या करेंगे, जिस भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकालना होगा, ठीक है,
उस सैंपल को यहां रखेंगे, बर्न करेंगे, बाहर इस वाटर का टेम्परेचर चेंज होगा, उसको मेजर करेंगे, इस स्टील वॉल का टेम्परेचर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, उसको मेजर करेंगे। यानी इस सैंपल से निकली हुई हीट एब्जॉर्ब करी जाएगी इसके द्वारा और इस स्टील वॉल के द्वारा। यदि हम इन दोनों को मेजर कर लें तो हम इस सैंपल से निकलने वाली हीट को नाप लेंगे और उसी से फिर हम कहां तक पहुंचेंगे? हम पहुंचेंगे इंटरनल एनर्जी तक। क्योंकि ये प्रोसेस कहां पर हो रही है? देखो वॉल्यूम इसका कैसा है? कांस्टेंट। यानी इससे पता चलेगा हमको डेल्टा यू, और डेल्टा यू पता चलने के बाद इक्वेशन देखकर हम डेल्टा एच भी बता लेंगे। ठीक है, तो होगा क्या? मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि यहां पर बर्निंग हो रही है, हमने कोई सैंपल रखा हुआ है, ये आपका बर्न हुआ, इससे क्या हुई? हीट रिलीज हुई। ठीक है, हीट रिलीज्ड। ये जो हीट रिलीज हुई वो बराबर होगी हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर प्लस कैलोरीमीटर मीटर। ठीक है, अब क्या करना है? अब कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। यहां पर आपको पता है इसके लिए आपको क्या दिया जाएगा, आप लगा सकते हो। इसका आपने इनिशियल टेम्परेचर मेजर कर रखा है जब रिएक्शन नहीं हुई, ये आपको पता है। इसका आपको फाइनल टेम्परेचर पता है। ठीक है, यहां पर जो मास है वो पता है आपको, तो एम एस डेल्टा टी, ये क्या आ गया? जो हीट वाटर ने एब्जॉर्ब करी। ठीक है, यहां ये क्या है? ये है आपका स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ठीक है, जो यूनिट क्या होती है इसकी? जूल ग्राम पर केल्विन। ठीक है, तो यहां से आप जब भी स्पेसिफिक हीट दी जाए तो आप यूनिट देखो, तो आप समझ जाओगे कि इसके अंदर हमको मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट दी है। सिमिलरली यहां से हम दूसरी चीज के लिए क्या निकाल लेंगे? मास ऑफ कैलोरीमीटर। ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर, ये भी गिवन होगी, और डेल्टा टी। इससे आप बता लोगे कि कितनी हीट जो है वो रिलीज हुई होगी। कभी कभार वो ऐसे नहीं देंगे, एक तरीका ये हो सकता है वो सबकी स्पेसिफिक हीट दे दें, या वो ये दे सकते हैं कि इनकी क्या दे सकते हैं? हीट कैपेसिटी दे सकते हैं। अब ये टर्म आपने पढ़ लिए हैं, इसीलिए मैं इनके बारे में यहां बोल सकता हूं। हीट कैपेसिटी दे सकते हैं। हीट कैपेसिटी जिसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट है जूल पर केल्विन। यहां पर आप मास से मल्टीप्लाई ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, तीसरी चीज, ये पहला केस सबकी स्पेसिफिक हीट दे दी, ये हीट कैपेसिटी दे दी, यहां मास से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। तीसरी चीज हो सकता है वो क्या कह दें आपको, मान लो हीट जो भी रिलीज हुई है, जो हीट रिलीज हुई है जो किसने ली है? आपका वाटर ने और कैलोरीमीटर ने। तो इसकी आपको दे दी गई हीट कैपेसिटी C ऑफ H2O। ठीक, अब यहां पर तो कोई मतलब ही नहीं है इसका जो मास देने का। इसका जो टेम्परेचर राइज हुआ वो डेल्टा टी से हुआ। ठीक है, इसमें ज्यादा नहीं बोल रहा, समझ में आ रहा ना ये चीजें? ठीक है, और दूसरा आपको स्पेसिफिक हीट दे, सॉरी हीट कैपेसिटी दे दी आपको किस चीज की? कैलोरीमीटर की, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। ठीक है, तो कभी कभार वो इन दोनों को जोड़कर CH2O प्लस C कैलोरीमीटर जोड़कर आपको एक शब्द देते हैं, और वो शब्द कहलाता है हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम, सी सिस्टम। समझ आ गई मेरी बात? तो ये तीन तरीके हैं जिनसे आप यहां से निकलने वाली हीट को बड़े आराम से मेजर कर लोगे। अब यहां होने वाली पहली गड़बड़, बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही ये हीट रिलीज होती है ये निकाल लेते हैं, वो एक ऑप्शन उनमें यही दिखाई देता है, और सीधे वो क्या करते हैं
इसी को ही कह देते हैं कि यही है डेल्टा यू। लेकिन आपको पता है डेल्टा यू डिफाइंड है किलो जूल पर मोल में। तो जो भी सैंपल यहां पर रखा हुआ है उसमें आप देखिए कि कितने मोल प्रेजेंट हैं, ठीक है। और उन मोल से इतनी हीट रिलीज हो रही है, जो भी आपने निकाली है इतनी हीट रिलीज हो रही है। तो आपको याद रखना बच्चों, किसके लिए निकालनी है? एक मोल के लिए निकालनी है। ये सबसे पहला खतरा जो यहां पर आता है, ठीक है। तो इसको पहली चीज आप याद रखिएगा। जब डेल्टा यू पता चल गया और आप डेल्टा एच निकालने जाते हैं, ये दोनों खतरे हैं। जब आपको डेल्टा यू पता चल गया और आप डेल्टा एच निकालने जाते हैं, तो याद रखिएगा कुछ नहीं गिवन है तो आपको क्या लेना है? आपको वाटर को लेना है रूम टेम्परेचर पर। अगर कुछ नहीं गिवन है तो वाटर को लेना है आपको लिक्विड में। अगली बात, उसकी अगली बात, ये वैल्यूज जो होती है ना बच्चों, ये आपकी किलो जूल में होती हैं। जनरली किलो जूल या किलो कैलोरी में होती हैं। ये वैल्यू जो होती है वो आपकी जूल में होती है। तो आप इस जगह पर एक चीज जरूर याद रखिएगा, डिवीजन करना मत भूलिएगा 1000 से। तो ये वो दिक्कतें हैं जो बच्चों से हो जाती हैं, जिस कारण से सिंपल सा सड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है उसमें वो आंसर निकालने में चूक कर देते हैं। और मजे की बात ये है वो ऐसे आंसर रखते हैं, इसलिए जैसे निकलता है जल्दबाजी में टिक कर देते हैं और बाद में आप कहते हैं ई का हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इतनी चीज समझने के बाद चलो इस पर कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे यहां क्या कहा गया है कि 64 ग्राम मीथेन बर्न हो रही है, ओके, बॉम्ब कैलोरीमीटर में। मतलब हमें इससे इंफॉर्मेशन डेल्टा यू की पता चलेगी। इंक्रीज द कैलोरीमीटर सिस्टम बाय 5 डिग्री सेल्सियस if the thermal capacity of calorimeter system मतलब वाटर प्लस कैलोरीमीटर दोनों का दे रखा है, देन फाइंड डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर द कंबशन ऑफ मीथेन। आर की वैल्यू इन्होंने इतने जूल दे रखी है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब देखो जरा सा, जो हीट रिलीज हुई है, सॉल्व आप करिएगा, मैं आपको सिर्फ हिंट देता चल रहा हूं, मेरे ख्याल से बहुत आसान सी चीज है। जो भी हीट रिलीज हुई है जो कि एब्जॉर्ब करी जा रही है वाटर के द्वारा और कैलोरीमीटर के द्वारा, तो उसके लिए जो हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम दी है, यानी ये कितनी दी है? 20 किलो जूल पर केल्विन। इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? डेल्टा टी से। डेल्टा टी चेंज है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, केल्विन में हो या आपका डिग्री सेल्सियस में। यानी जो हीट रिलीज्ड हो रही है वो कितने के बराबर हो रही है? वो हो रही है 100 किलो जूल। इतनी हीट रिलीज्ड हो रही है। यानी कोई अगर आपसे पूछे कि डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी, तो उसको आप क्या कह दोगे? -100 किलो जूल। लेकिन जैसे ही आपने -100 किलो जूल कहा ना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपका डिफाइंड होती है किसमें? किलो जूल पर मोल में। तो जो हीट रिलीज्ड हो रही है वो कितने मोल से हो रही है उसको पता करो, ठीक है। तो यहां पर मोल ऑफ मीथेन कितने हैं? इतने ग्राम डिवाइड बाई कितना हो गया? 12 4 16, 4 मोल हैं। यानी डेल्टा यू की वैल्यू -100 नहीं बल्कि -25 किलो जूल पर मोल होगी। पहली चीज समझ में आ गई। यहां होने वाली ये दिक्कत जो अब आप नहीं करोगे। दूसरी दिक्कत, अब आपको डेल्टा एच कैलकुलेट करना है। अब आपको डेल्टा एच कैलकुलेट करना है। तो बच्चों डेल्टा एच के कैलकुलेशन के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन लिखनी पड़ेगी।
क्योंकि हमें डेल्टा Ng पता करना है। कोई दिक्कत नहीं, कंबशन हो रहा है, O2 हो गया, सब गैस यहाँ बना क्या, CO2 सब गैस, बट कुछ नहीं पता यहाँ। अच्छा, टेम्परेचर 27 दिया है, रूम टेम्परेचर क्या हो गया, लिक्विड। रिएक्शन बैलेंस करिए पहले, ट्वाइस, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, यहाँ आ गया 4, रिएक्शन बैलेंस हो गई। डेल्टा Ng यानी टोटल गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, 2, माइनस टोटल गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। एक मिनट, मैंने यहाँ कुछ गड़बड़ कर दी, 2 होगा ना, मैंने 4 क्यों कर दिया, 4 और इधर 4, ठीक है। तो टोटल गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी -2 के बराबर। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U जो आई है -20 किलो जूल पर मोल, ठीक है, -2 R की वैल्यू जूल है तो हम क्या लिख दें, 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना है 300, ठीक है। बस अब होने वाली थी अगली गड़बड़, और वो गड़बड़ ये होने वाली थी अगर हम यहाँ पर डिवाइड न करें, किससे, 1000 से। बस ये है कहानी, और ये है बेसिक गलती जो हो जाती है बच्चों से, ठीक है। मेंस में सवाल आएगा बच्चों, इसलिए देख लेना, ठीक है, बहुत आसान सी चीजें हैं। अच्छा, अगला देखो, फिर से इसमें क्या कहा गया है, इतने ग्राम सैंपल है सॉलिड मैग्नीशियम जो बर्न हो रहा है बॉम्ब कैलोरीमीटर में, यानी हमें जो पता चलेगा वो क्या पता चलेगा, डेल्टा यू पता चलेगा। हीट कैपेसिटी इज इतनी दी गई है, यानी कैलोरीमीटर की हीट कैपेसिटी इतनी दी गई है, इसके अंदर इतने ml वाटर है, एंड द टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर इंक्रीज बाई 2 mm, ठीक है। और आपसे इंथैल्पी ऑफ कंबशन पूछा जा रहा है, मतलब डेल्टा H की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। कंबशन हो रहा है मैग्नीशियम का, यानी इक्वेशन हमारे पास क्या है, Mg प्लस हाफ ऑफ O2 गैस सॉलिड गिव MgO सॉलिड, ये है हमारे पास इक्वेशन, ठीक। चलो बात कर लेते हैं, सिंपल तरीका है, जो हीट रिलीज्ड हो रही है, ठीक है, जिसको हम QV कह देते हैं, हीट रिलीज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो हो रही है, वो किसके बराबर हो रही है वो हो रही है हीट कैपेसिटी किसकी दी गई, कैलोरीमीटर की, ठीक है। तो ये हो गया क्या, हीट कैपेसिटी दी गई है यानी 1.8 इंटू टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, 2 का, हीट राइज इतनी रिलीज हो रही है, ठीक है, इतना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई मास कितना ले लोगे, अच्छा ये वैल्यू किस में है, किलो जूल में है, याद रखिएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2, उसके बाद ms डेल्टा टी लगाते हैं किस पर, वाटर पर, m कितना है 300, जब भी कुछ नहीं पता है तो आप डेंसिटी 1 लेके चलेंगे। m स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हम क्या ले लें, जूल में बात कर रहे हैं, 1 कैलोरी, और यहां हो गया 4.18 जूल, तो ms डेल्टा टी कितना हो गया 2, लेकिन वंस अगेन यहां ये वैल्यू किस में है, किलो जूल में है, ये किस में है, जूल में है, डिवाइड बाई 1000, अब कि ये यहीं करना पड़ गया, यूनिट से खेलना तो आ गया होगा आपको। अच्छा, क्या हम इसको डेल्टा यू कह दें, नो नो नो, ये तो कितने ग्राम सैंपल से निकल रही है, ये निकल रही है आपका 0.12 डिवाइड बाई mg का एटॉमिक वेट, कितना होता है 24 24 27, 24 की 27, 27 तो एल्युमिनियम का, ठीक है, 24, ठीक है, इससे आ गया आपका क्या, मोल्स, किसके, mg के, इतने मोल से कितना निकल रहा है, इतनी एनर्जी निकल रही है, तो पर मोल आप निकाल लीजिए,
वो डेल्टा यू की वैल्यू आ जाएगी। डेल्टा यू की वैल्यू आते ही यहां पहुंचना, यहां देखना, इक्वेशन में डेल्टा एन जी कैलकुलेट करना। डेल्टा एन जी 1 और इधर है कितना 1.5, यानी ये आ जाएगा माइनस का हाफ। और फिर सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, यूनिट को ध्यान में रखते हुए मुझे बताओ कि क्या आ रही है डेल्टा एच की वैल्यू। इतनी बात भी समझ में आ गई। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इन कैलोरीमीटर से आप सिर्फ और सिर्फ वैल्यू बताते हो कि कहीं कंबशन हो रहा है ना, इसका यूज करके कुछ भी आप कोई भी रिएक्शन जो हो रही है उसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हो। जैसे यहां मैंने अगला एग्जांपल लिया है, हमें बात कर रहा हूं मैं अब हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। इतना एसिड दिया गया है और इतना बेस दिया गया है, ठीक है। टेम्परेचर राइज जो कैलोरीमीटर का हो रहा है वो इतना हो रहा है। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, यानी कैलोरीमीटर का मास और कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट, ये पढ़ा है आपने, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिया गया है कितना 12। फिजिक्स में पढ़ रहे थे आप, मुझे पता है। और स्पेसिफिक हीट इज इतने कैलोरी के बारे में बात कर लीजिए। ओके, चलिए, हीट रिलीज्ड इस सैंपल के लिए बराबर कितनी हो जाएगी? बराबर हो जाएगी, हमारे पास कितना ये दिया गया है, ये है 12 इंटू 4.4, ये कैलोरीमीटर ने जितना गेन किया, प्लस यहां पर इधर क्या वैल्यू आ जाएगी? इधर आ जाएगी वाटर कितना है 200, ये 400, ये यानी 600 ml। समझ में आई मेरी बात? 600 ml, ये वैल्यू कितनी है 1। डेल्टा टी कितना है 4.4। इससे क्या पता चल गई? इससे पता चल गया कि ये जब न्यूट्रलाइजेशन हुआ है इसके द्वारा और इसके द्वारा, तो इतनी हीट जो है वो रिलीज हो रही है, जो कि एब्जॉर्ब करी जा रही है कैलोरीमीटर के द्वारा और वाटर के द्वारा। अब हमको पता चल गया कि इन बच्चों ने कितनी हीट एब्जॉर्ब करी है। अब जरा देखते हैं क्या हम इसी को हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कह दें। तो जरा देखते हैं उसकी डेफिनेशन क्या थी। हमने हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या बोला था कि जब 1 मोल H प्लस और 1 मोल OH माइनस आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो हीट इवॉल्व हो रही है। जरा देखते हैं यहां रिएक्ट कितने कितने कर रहे हैं। यहां रिएक्ट कर रहा है कितने 200 मिलीमोल, यानी 0.2 मोल H प्लस के हैं। बोलो बच्चों, यहां पर आपका कितना है 4 पंचे 20, यानी यहां पर भी 0.2 मोल किसके हैं NaOH के हैं। यानी ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो रिलीज हो रही है फ्रॉम किससे? अब देखो यहां उन्होंने कुछ नहीं दिया कि कैलोरीमीटर कौन सा है, क्योंकि यहां मतलब ही नहीं अपन इक्वेशन के बारे में क्या बात कर लेंगे यदि NaCl NaOH है और HCl है, ये रिएक्ट करके NaCl और वाटर बना रहे हैं, सब कुछ एक्वस एक्वस है, तो यहां पर डेल्टा H ही बराबर है किसके? डेल्टा U के। इसमें क्या लफड़ा है? ठीक है ना, इसीलिए ये डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो 0.2 मोल से इतनी रिलीज हो रही है, तो कितने से निकालनी है? आपको निकालनी है पर मोल। पर मोल डेल्टा H की वैल्यू जो है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है, तो वो वैल्यू जो है ये रिलीज्ड हो रही है, ठीक है ना। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में कितनी वैल्यू निकल रही होगी, तो माइनस साइन के साथ देखिएगा, वो वैल्यू वही आएगी कुछ 13 पॉइंट्स के समथिंग। निकालिए जरा सा और बताइए क्या हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा, ये जो कहानी हम लोग ने पढ़ ली, अब हम अगली अपनी इंपॉर्टेंट इंथैल्पी पर पहुंचते हैं। अगली जो इंथैल्पी है वो
इंथैल्पी है, इसको हम पूरी हेडिंग लिख देते हैं, यहां से अलग कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ। अब इसके बाद बहुत थोड़ा बचा, इंथैल्पी तो इनफैक्ट ये लास्ट ही है। कैलकुलेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विथ बॉन्ड एनर्जी। देखो बच्चों, बॉन्ड एनर्जी, जैसे किसी भी चीज की बॉन्ड एनर्जी हम बोलते हैं ना, तो उसको इस सिंबल से लिखते हैं, छोटा सिग्मा। अब इसके लिए पहले तो मैं आपको रूल थर्ड बताऊं कि किसी भी रिएक्शन की इंथैल्पी आपका बॉन्ड डिसोसिएशन के टर्म में लिखी जा सकती है। ये है रूल थर्ड। ठीक है, क्या कहता है ये रूल? ये रूल ये कहता है कि मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, तो उसके अंदर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बराबर होगी एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट इनटू गैसियस एटम। ठीक है, म- अरे यार, माइनस एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट प्रोडक्ट इनटू गैस एटम, गैसियस एटम। इतनी बात भी समझ में आ गई? अच्छा, जैसे मान लो हम वही अपनी पुरानी इक्वेशन पर पहुंचते हैं कि C2H4 प्लस H2 गिव C2H6। ठीक है, याद करो बच्चों, इस रिएक्शन को हमने रूल फर्स्ट से भी लिख लिया है, इस रिएक्शन को हमने रूल सेकंड से भी लिखा था। अब इसी रिएक्शन को हम रूल थर्ड से लिखते हैं। मतलब अगर इस रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज लिखना हो, तो हम इसका इंथैल्पी चेंज लिख सकते हैं इनके बॉन्ड एनर्जी के टर्म में। ठीक है, जरा देखो यहां पर इस प्रोसेस के दौरान बच्चों हो क्या रहा है, इस रिएक्टेंट्स के बॉन्ड टूट रहे हैं और ये प्रोडक्ट के बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। आप तो रिएक्टेंट में सोचो कि सबके बॉन्ड्स जो है वो तोड़ रहे हैं और इनको गैसियस एटम में ले जा रहे हैं। मतलब यहां जो है ना, जितने बॉन्ड हैं इसको आप गैसियस एटम में ले जाने का मतलब समझ में आ रहा है कि 2 कार्बन गैस और 4, इसको गैसियस एटम में ले जाने का मीनिंग क्या है? सवाल सॉल्व करना बहुत आसान है। मीनिंग ये है कि इसको हम ले जा रहे हैं 2 कार्बन गैसियस और 4 हाइड्रोजन गैसियस में। मतलब जितने भी बॉन्ड यहां बने हुए हैं हमने सब तोड़ दिए। ठीक है, यहां बॉन्ड कितने बने हुए हैं बच्चों? जरा देखो, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, C, इधर है H, 2 बॉन्ड है ना, C, इधर है आपका H, इधर डबल बॉन्ड CH, ऐसा है, प्लस H और H का बॉन्ड। यहां बन क्या रहा है? H H H H H H, ये बन रहा है। आपको गिवन क्या क्या है, आपको इसमें रिएक्शन में सॉल्व करना है, इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज, और आपको गिवन है ना फॉर्मेशन गिवन है ना कंबशन गिवन है, आपको गिवन है बॉन्ड एनर्जी
ऑफ सीसी बॉन्ड, ये कुछ पी है, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच बॉन्ड, ये कुछ क्यू है। बॉन्ड एनर्जी एच एच बॉन्ड, ये कुछ आर है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी डबल बॉन्ड सी, ये कुछ एस है, ठीक है। सर ये एनर्जीज कैसी होंगी, पॉजिटिव या निगेटिव? देखो, अगर सीसी का बॉन्ड तोड़ना है तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, और सीसी का बॉन्ड फॉर्म करना है तो इतनी एनर्जी मिलेगी, सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब लगा लो रूल फर्स्ट, सारी चीजों को गैसियस एटम में कन्वर्ट करना है, किसके? रिएक्टेंट के। तो रिएक्टेंट में कौन कौन से बॉन्ड टूट रहे हैं? एक तो टूट रहा है, कौन सा बॉन्ड? एक टूट रहा है हमें हमारा सी और सी का बॉन्ड, एक बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है। प्लस एक बॉन्ड टूट रहा है किसका? पहले हम इसी को निपटा लेते हैं। एक तो सी सी का बॉन्ड टूट रहा है, ये टूट रहा है। और क्या टूट रहा है? एक सी एच, एक सी एच, एक सी एच, एक सी एच, चार टूट रहे हैं बच्चों, किसके बॉन्ड? सी एच के बॉन्ड। ये इस रिएक्टेंट का काम खत्म हो गया। प्लस एक टूट रहा है, कौन सा बॉन्ड? एच एच का बॉन्ड। ये सारे हमने रिएक्टेंट्स निपटा लिए। माइनस, अब आ जाते हैं प्रोडक्ट में। देखो बच्चों, आपको लॉजिक समझ में आ रहा ना, कि आपने यहां से ये बनाया, बॉन्ड टूटे होंगे, नेट में तोड़ने वाली बॉन्ड की एनर्जी और फॉर्म होने वाले बॉन्ड की एनर्जी घटा रहे हैं। अगर नेट में वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी बाहर निकल रही होगी। समझ में नहीं मेरी बात? तो यहां ये सारे डेटा हमको दिए गए हैं, इसको हमने कर दिया। इधर क्या हो रहा है जरा देखो, इधर हो रहा है, एक तो फॉर्म हो रहा है हमारा सी सी बॉन्ड, और 6 फॉर्म हो रहे हैं हमारे सी एच बॉन्ड। जो भी वैल्यू आपको इसमें, सारी वैल्यू आपको दी होंगी, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन और अच्छा करने के लिए वो और क्या क्या कर सकते हैं, इसको, इनमें आपको खुद सारी वैल्यू दे दी, इनके कुछ के कंबशन दे दिए, इसका कंबशन दे दिया, इसका कंबशन दे दिया, और कहा इसका कंबशन बताओ। तो इस वैल्यू को तो आप ऐसे लिख सकते हो रूल थर्ड के हिसाब से। और क्या कर सकते हो आप, इसी रिएक्शन का डेल्टा एच जो है वो आप रूल फर्स्ट के हिसाब से भी लिख सकते हो, कि डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ C2H4। इसका तो फॉर्मेशन 0 है, तो इन सब की वैल्यू देकर, ठीक है, या इसका फॉर्मेशन देकर वो आपको इसका फॉर्मेशन पूछ सकते हैं, या यदि इसी को, ये हमने लिखा है रूल सेकंड के हिसाब से, या आप, सॉरी फर्स्ट के हिसाब से, या आप इस पर रूल सेकंड लगा लो, कि डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन को कंबशन के भी फॉर्म में लिखा जा सकता है, कि डेल्टा एच ऑफ कंबशन ऑफ C2H4 प्लस डेल्टा एच कंबशन ऑफ H2O, H2, ठीक है। अब कंबशन ना देके H2O का फॉर्मेशन दे देंगे। आ रही बात समझ में? ये माइनस ऑफ डेल्टा एच कंबशन ऑफ C2H6। तो हो सकता है ये वैल्यू दे दें, ये वैल्यू दे दें, और इनमें वैल्यूज दे दें, और आपसे पूछ लें कि इसका कंबशन बता दो, या दो एक्सपेरिमेंट दे दें, दोनों में दो अननोन हो, और दो इक्वेशन बनानी पड़े, और उससे दो अलग अलग वैल्यू निकालनी पड़े। ठीक, तो यही केस हैं जो आपके सामने आएंगे, लेकिन है बहुत आसान। ठीक है, यहां ये हमने यदि इसको रूल 1 के हिसाब से कर दिया तो ठीक, सिंपल सी चीज। अच्छा, अब मान लो एक चीज मैं यहां और बताऊं आपको, जैसे मैंने मान लीजिए कहा कि मेथेन है, इसको मैंने बर्न किया, या ये कहीं पर बर्न हो रही है, ये आपका HO2
ट्वाइस ऑफ O2, अभी इस रिएक्शन को बैलेंस किया था हम लोगों ने, ये बन रहा था CO2 और ट्वाइस ऑफ H2O। लेकिन हमसे ये H2O पहले यहां पर ऐसा कह दिया गया, ये गैस है, ये गैस है, ये सब गैस है। अभी गैस है, कोई टेंशन नहीं है, हमें सबकी वैल्यूज दी जाएंगी। हम इसी तरीके से जैसा हमने ये वाली बात समझाई थी आपको कि आपको सबकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दी जाएगी, तो आप सबकी वैल्यूज लिख दीजिए और काम हो जाएगा आपका। लेकिन अगर मान लो इसमें ऐसा ना होता बल्कि ऐसा होता कि CH2 ट्वाइस O2 gives CO2 और ट्वाइस H2O लिक्विड, तो देखो बच्चों, बॉन्ड इंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी तब डिफाइंड है जब आप एक मोल गैसियस मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हो, किसके अंदर? गैसियस एटम के अंदर। मतलब यहां देखिए, सबके सबके लिए हम डायरेक्टली बॉन्ड इसलिए एंथैल्पी का यूज कर पा रहे हैं बॉन्ड, क्योंकि सबके सब गैस में है। अब कोई लिक्विड में आ गया और सबकी आपने बीडी डायरेक्ट लगा दी ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या करना है? पहले देखो, यहां इन दोनों की रिएक्शन हुई, इन दोनों की रिएक्शन हुई, और अगर ये बन गया CO2 गैस प्लस ट्वाइस H2O गैस, अगर ये बन गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां आप डायरेक्टली बॉन्ड एनर्जी का डाटा लगा सकते हो। कैसे? समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। इधर तो हमको इसकी वैल्यू मान लो इसकी पता करनी है, इसकी, तो ये तो हमें पता चल जाएगी ऐसे ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करके। तो यहां से यहां क्या हो रहा होगा? CO2 तो सीधे सीधे पहुंच गया, इसके लिए तो कोई चेंज नहीं हुआ। H2O क्या हुआ है? ये यहां पर गैस है और इधर किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में। तो यहां का एंथैल्पी चेंज क्या होगा? यहां का एंथैल्पी चेंज होगा डेल्टा H, किसके बराबर होगा? देखो, हो सकता है आपको H2O का कंडेंसेशन की एंथैल्पी दे दें या H2O के वेपराइजेशन की एंथैल्पी दे दें। तो जो वेपराइजेशन की एंथैल्पी है ना, वेपराइजेशन का मतलब क्या? लिक्विड गैस में जा रहा है, तो जो वेपराइजेशन की एंथैल्पी है उसको पलट दो, जो वेपराइजेशन की एंथैल्पी है उसको पलट दो, तो इधर से इधर जाने वाले की एंथैल्पी हो जाएगी। और चूंकि ये पर मोल होता है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2 से। ऐसा आता नहीं है आपके सामने, लेकिन मुझे लगा कि ऐसा आ गया तो क्या करेंगे बच्चे। तो यहां से यहां वाली एनर्जी, अगर वेपराइजेशन दिया है, डेल्टा H वेपराइजेशन दिया है, तो आप इसको इस हिसाब से कर सकते हो कि ट्वाइस ऑफ डेल्टा H वेपराइजेशन मल्टीप्लाई बाय 2। अब हेस लॉ लगा दो, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन, इन दोनों को उठा के जोड़ दो, इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। ये भी चीज हो गई, ठीक है। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जैसे पहला क्या है? इंथैल्पी चेंज ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दी हुई है, इंथैल्पी चेंज बताना है। जो हमने सबसे पहला वाला क्वेश्चन आपको करवाया था ना, ये वाला, बस इसी में हमने कुछ नहीं किया है बच्चों, बस PQRS की वैल्यूज आपको दे दी हैं। तो इसको तो तुरंत करिए आप। अगला चेक करते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या है। अगले क्वेश्चन में भी आपको सबकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी गई है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ इसके अंदर क्या होगा एंथैल्पी चेंज। अभी भी इसके अंदर सब गैस में है, डायरेक्ट आप बॉन्ड एनर्जी डाटा यूज कर सकते हैं। यहां कितने बॉन्ड टूट रहे होंगे? 3 CH के बॉन्ड टूट रहे होंगे। यहां कितने बॉन्ड टूट रहे होंगे? 3 CH के बॉन्ड टूट रहे होंगे। एक CO का बॉन्ड टूट रहा होगा और एक CH का बॉन्ड टूट रहा होगा। यही वो बात थी
जो यहां अब आपको काम आएगी, सबको उठाकर हमें गैसियस एटम में ले जाना है। तो ये भी बॉन्ड तोड़ना है, ये भी बॉन्ड तोड़ना है, ये भी बॉन्ड तोड़ना है, ये भी तोड़ना है, ये भी तोड़ना है। मतलब यहां कितनी खर्चा होगी पता है? 3 CH के बराबर, 1 CO के बराबर, 1 OH के बराबर, यहां 1 HCl के बराबर। ये पहले इसके अंदर माइनस ऑफ 3 ये 1 CCl सब वैल्यू दी गई है। इधर H2O में क्या होगा? ये भी टूटेगा और ये भी टूटेगा, यानी 2 OH के बराबर यहां एनर्जी खर्च होगी। इसको याद रखिएगा, वरना पूरा करने के बाद ये गड़बड़ हो जाए। ठीक है, ये भी आसान सा है, इसको भी निपटाओ। तो ये 2 क्वेश्चन तो फटाफट हो जाएंगे आपसे। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। अब देखो जरा, जो हम लोगों ने एक पढ़ा था एटॉमाइजेशन। एटॉमाइजेशन इनिशियल फेज पर डिपेंड नहीं करता, बस किसी को भी आप क्या कर दो, गैसियस एटम में ले जाओ। इस प्रोसेस में जो एनर्जी देनी पड़ती है वो आपकी हीट ऑफ एटॉमाइजेशन कहलाती है। अच्छा, फिलहाल यहां जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में बात करते हैं। आपको देखो कैलकुलेट, अब वो 3 जो रूल है ना, उन्हीं में वो खेलेंगे। आपको इसकी बॉन्ड इंथैल्पी पता करनी है और फॉर्मेशन की एनर्जी इतनी दे दी गई है। फॉर्मेशन, इसका मतलब PCl3 को फॉर्म करना है। जब तक आपको P4O4 ना दिया जाए ना, तो आप नॉर्मल P मॉलिक्यूल लो, ये फॉर्म करना है। P सॉलिड से, P4 होता है व्हाइट वाला, लेकिन हमने कहा फोर्स का क्या मतलब, यहां तो 4 दिया नहीं गया, तो इसका मतलब वो 4 नहीं, नॉर्मल आपसे करवाना चाह रहे हैं। तो P सॉलिड ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और प्लस इसके फॉर्मेशन की पहले बात कर रहे हैं। ये किस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज दिया गया है? ये दिया गया है इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज, दिस इनटू गैसियस। इस रिएक्शन की वैल्यू, इसके अंदर जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है वो हमको पता है इतने किलो जूल पर मोल के बराबर है। मैं इसके अंदर बॉन्ड एनर्जी डाटा यूज कर सकता हूं अगर मुझे ये पता चल जाए कि सब गैसियस हों। तो हमने क्या किया, एक काम करते हैं, इसको उठाकर ले आओ पहले यहां पर, इस पूरी चीज को, किसमें? P गैस प्लस 3/2 Cl2 गैस गिव PCl3 गैस, इसमें ले आओ और फिर बॉन्ड एनर्जी डाटा यूज कर लो। पहले इसको उठाकर इसमें ले आओ और फिर ये बॉन्ड एनर्जी डाटा यूज कर लो। मतलब यहां सॉलिड से जो गैस जा रहे हो उसके अंदर कितनी एनर्जी आ गई? 314। ये यहां का डेल्टा H1 आ गया। अब आप डेल्टा H2 पर खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा H2 पर खेलोगे, कैसे खेलोगे? यहां पर, अब यहां पर तो गैसियस है, इसके लिए तो कोई मतलब नहीं है, तो आप खेल चुके हो, ये तो आप ऑलरेडी एटम ले ही आए हो। इनमें यहां कोई बॉन्ड तो है नहीं, अब तो ये गैसियस हो गया ना, यहां तो कोई बॉन्ड नहीं, यानी यहां के लिए कैसे खेलोगे? 3/2 ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ C बॉन्ड, ये दी गई है क्या? नो, ये नहीं दी गई है। हमको तो क्या दिया गया है? फॉर्मेशन ऑफ गैसियस एटम दिया गया है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ गैसियस एटम का मतलब ये है, ये बन रहा होगा मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म से, यानी इसका एंथैल्पी चेंज हमको दिया हुआ है 112 किलो जूल पर मोल। यानी ये कितने बॉन्ड को तोड़ने से इतनी एनर्जी आ रही होगी? ये आ रही होगी C और C कि आधा मोल बॉन्ड जो हैं वो तोड़ोगे तो इतनी एनर्जी रिलीज हो रही होगी। यानी यदि हम 1 मोल ले लें तो उसकी एनर्जी हो जाएगी 242 किलो जूल पर मोल। तो यहां ये हो गया 242 किलो जूल, यहां लगा दिया हमने, माइनस ऑफ। अब हम यहां पर आ जाते हैं, क्या वैल्यू हमको दी है? हमको PCl, P और Cl का बॉन्ड, यही तो हमको पता करना है। तो ये कितने बॉन्ड हैं? 3 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ
PCl बॉन्ड। अब हमारी इंफॉर्मेशन देखो एक लाइन की अब बन गई, 306 इज इक्वल टू 314, ठीक है, ये बराबर 314 प्लस हो गया कितनी वैल्यू, ये हो गई 3/2 इंटू 242 माइनस 3 इंटू PCl की एनर्जी, ठीक है। इसको इधर ले आइए, 3 इंटू PCl की एनर्जी बराबर, सॉल्व करिए और मुझे बताइए कि एक Cl की बॉन्ड एनर्जी क्या आ रही होगी। और अगर आपका जवाब ये है तो आप बिल्कुल सही हो, चेक करिएगा एक बार। अब देखो अगले पर पहुंचते हैं। अगला देखो क्या दिया हुआ है। अब हमको इसमें और सारे रूल का और अच्छा यूज कर लिया गया हमने। हीट ऑफ कंबशन ऑफ एसिटिलीन, ये हमारे पास C2H2 यानी एसिटिलीन है और इसको हम बर्न कर रहे हैं O2 के साथ। हमने बनाया CO2 और H2O, रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ हो गए 2, तो इधर हो गए 4, हाइड्रोजन तो है, तो ये हो गए 4 और एक 5, ठीक है। और इधर कितना है आपका, ये है आपका, कितना हो जाएगा 5/2, सही है। इधर कितना हो जाएगा 5/6 की ना, इधर 5 नहीं, हाँ सही ना, 5 O है, इधर कितने हैं 5 O है, हाइड्रोजन सब बैलेंस हो गया, ठीक है। अच्छा अब हीट ऑफ कंबशन ऑफ एसिटिलीन, मतलब हमको इसकी वैल्यू, इस रिएक्शन की वैल्यू दे दी गई है 312 किलो कैलोरी। बस पढ़ते जाओ और जो जो इंफॉर्मेशन है ना वो आप समझते चले जाओ, एक ही अननोन है, वो धाम से कहीं पर भी से भी निकाल लोगे। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 पता है, H2O पता है, देखो इसके फॉर्मेशन पता है, ओके, फॉर्मेशन पता है, इसका फॉर्मेशन 0 है, मतलब हम इसका फॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं। हमने अपने दिमाग में सोच लिया कि हम आराम से निकाल सकते हैं डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ C2H2, ये आराम से निकाला जा सकता है। अच्छा, कैलकुलेट करना है इसकी बॉन्ड एनर्जी को। अच्छा, गिवन दैट हीट ऑफ एटॉमाइजेशन ऑफ दिस एंड दिस इतनी दी गई है, और कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो इतनी दी गई है। अच्छा, अब पहले तो मैं ये सोचूं कि अगर मैं इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकता हूं, कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं ये तो समझ में आ रहा है कि 312 बराबर हो जाएगा 2 इंटू, इसका फॉर्मेशन कितना दिया गया है, ये दिया गया है 94.38, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते थे, ठीक है, प्लस इसका दिया है 68.38 प्रोडक्ट माइनस ऑफ रिएक्टेंट, इसका तो फॉर्मेशन 0 होता है, फॉर्मेशन की तो बात है, माइनस आपका डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ C2H2। यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ C2H2। अच्छा, डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ C2H2, और हमको पूछा जा रहा है C ट्रिपल बॉन्ड C, मतलब हमको इसी रिएक्शन को खोलना होगा, हमको इसी रिएक्शन को खोलना होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ C2H2 का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ C2H2 का मतलब है इसको बनाया जा रहा है इसकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म से। मोस्ट स्टेबल फॉर्म यानी ग्रेफाइट, कुछ दिया नहीं गया ग्रेफाइट और सारी चीजों के बारे में, तो अपन उसको, अरे अपन उसको क्या कर लेते हैं, सी सॉलिड मान लेते हैं, अपन उसको क्या कर लेते हैं, सी सॉलिड मान लेते हैं। सी सॉलिड प्लस कितना हमारे पास गैस है, सी सॉलिड प्लस H2, यही तो है, ट्वाइस ऑफ सी सॉलिड प्लस H2, ट्वाइस ऑफ सी सॉलिड प्लस H2 गिव दिस,
ठीक है, इसकी वैल्यू हमको पता है। अब हम ये सोच रहे हैं इसके अंदर बॉन्ड एनर्जी डाटा लगाना है। बॉन्ड एनर्जी डाटा लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो भाई आप इसको उठाकर ले जाओ कहां पर? गैस में। ये ऑलरेडी गैस में है, ये ऑलरेडी गैस में है, यानी इस पूरी इक्वेशन को उठाकर ले जाओ कहां पर? गैस में। ले गए गैस में। आजा बेटा आजा। इसको उठाकर ले गए गैस में, ठीक है। और अब हम यहां पर खेल सकते हैं बॉन्ड एनर्जी के डाटा से। कैसे खेल सकते हैं सर? ये किसके बराबर था? ये किस, यहां से यहां आपने कितनी एनर्जी दी है? सॉलिड को गैस में ले जा रहे हो। एटॉमाइजेशन ऑफ कार्बन पता है, ठीक है। यानी यहां जो आपने एनर्जी दी होगी, जो एनर्जी आप दे रहे होगे, वो एनर्जी कितनी हो जाएगी? 2 × 150। समझ में आ गई मेरी बात? यहां आपने 2 × 150 कर दिया। अच्छा, और क्या दिया है? हीट ऑफ एटॉमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन को एटम फॉर्म में बना रहे हैं। यानी 1 मोल हाइड्रोजन को जब हम एटम वाले एच में ले जा रहे हैं तो जितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, तो ये एनर्जी इनडायरेक्टली और कुछ नहीं है बल्कि एच एच की बीडीई है। सोचो, ये और कुछ नहीं है बल्कि एच एच की बीडीई है। तो अब हमको क्या क्या करना है? अब हमें रिएक्टेंट में पता है इतना है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट। तो इसके अंदर हमको क्या पता है? सी एच की देखो एनर्जी दे दी गई है। क्या करें? सी एच की एनर्जी दे दी गई है, तो सी एच के बॉन्ड कितने हैं? 4। दिस इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच बॉन्ड प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी डबल बॉन्ड सी, ये भी गिवन है, ठीक है। दिस प्लस, एक मिनट, ये तो हम इसी का निकाल रहे हैं ना, ये हमको इसके इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है ये भी हमको पता चल जाएगी। ये हमारी गिवन है, देखो ये गिवन है, ये अननोन है। अब हमें सारी इंफॉर्मेशन पता चल चुकी है। हमने ऊपर वाले से निकाला इसको, ये वैल्यू बराबर है इसके प्लस इसके बराबर, और इसमें एक अननोन है। देखते हैं आपका मैथमेटिकल दिमाग क्या इस सवाल को सॉल्व कर सकता है और सही जवाब पर पहुंच सकता है। ठीक है, आसान है बच्चों, जल्दी से इसको भी निपटाओ। इसके बाद बस एक और देखेंगे अपन, लेकिन उसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज के बारे में मुझे बात करनी है। साथ ही साथ मुझे आपको एक काम देना है, केमिकल इक्विलिब्रियम रिवाइज करने का, ठीक है। उसके सवाल भी मैं आपको कल दूंगा, केमिकल इक्विलिब्रियम के प्लस इस वाले के, तो उसको करना होगा आपको, ठीक है। तो जल्दी से टिप्स